बेटे हमने पढ़ना है इवेपोरेशन। लास्ट टाइम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस की थी। व्हाट इज इवेपोरेशन? चूंकि लिक्विड पढ़ रहे हैं तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। द लिक्विड को कंसीडर करें, उसके मॉलिक्यूल की मोशन को कंसीडर करें। दे आर नॉट रेस्टलेस मॉलिक्यूल जो है वो आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, और all the molecules of our liquid system do not have same energy. They have distribution of energy. Some of them have more kinetic energy and some of them have less kinetic energy. So loss of water in the form of liquid. Let us consider liquid को consider करें कि आप इस बीकर के अंदर लिक्विड है और उस लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है, और उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, कुछ की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है। अगर वो मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो ऐसे ही मूव करता हुआ वो सरफेस के ऊपर पहुंच जाए, तो सम टाइम जो है वो ऐसा होता है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके जो है वो लिक्विड सरफेस को जो है वो लीव कर देता है। A molecule having sufficient kinetic energy when reach the surface of a liquid overcome the intermolecular force of attraction and leave the surface, ठीक है, as a gas. तो this phenomena, this process of converting liquid into vapor state is called evaporation. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटे इस इवेपोरेशन के जो है वो प्रोसेस की के एक तो ये है कि ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। कंटीन्यूअस प्रोसेस से मुराद ये है कि ये सारे ऑल टेम्परेचर पे जो है वो होता है, ये स्टॉप नहीं होता। इवन के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इवेपोरेशन हो रही होती है, लेकिन रेट बहुत स्लो हो चुका हो। समझ आया बात की? सबसे पहली बात तो ये है कि इवेपोरेशन जो है उसको डिफाइन कैसे करेंगे? द कन्वर्जन ऑफ liquid state into vapor state is called evaporation. बेटे कुछ characteristics हैं evaporation से related. What are the characteristics of evaporation? ये प्रोसेस है बेटे, ये स्पॉन्टेनियस है। पहली बात, आप कपड़े धो के वो डाल देते हैं, 2-4 घंटे के बाद उतार लेते हैं तो वो खुश्क हो चुके होते हैं। प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन खुद ब खुद होता है। आप उसको टेम्परेचर जो है वो नहीं देते, रात को भी डाल दें तो वो सुबह खुश्क हो जाते हैं। इवेपोरेशन हो रही होती है, टेम्परेचर कम होने से रेट स्लो हो जाता है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है लेकिन चल रही होती है। इवेपोरेशन इज अ spontaneous process. Second is it is continuous. Continuous का क्या मतलब है कि evaporation जो है वो हर टेम्परेचर पे हो रही होती है। It occurs at all temperature. समझ आई बात की? Continuous है means occurs at all temperature. And the third one is the evaporation causes cooling. Evaporation cooling cause करती है। तो cooling कैसे cause करती है, ये short question अक्सर पूछ लिया जाता है। How evaporation causes cooling? बेटे जैसे आप इसकी डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि हमने कहा कि लिक्विड स्टेट का कन्वर्ट होना वेपर में, और वो कैसे कन्वर्ट होती है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे ही लिक्विड की सरफेस को पहुंचता है तो वो लिक्विड की सरफेस को लीव कर देता है, ठीक है, लीविंग बिहाइंड द लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जब इस लिक्विड की सरफेस से जो है वो निकल जाएगा तो जो पीछे मॉलिक्यूल्स बचेंगे उसकी एनर्जी क्या होगी? लो एनर्जी होगी। तो लिक्विड वाले सिस्टम का टेम्परेचर लो हो जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग आप अगर बर्फ का कोई टुकड़ा लेके इधर रख दें तो थोड़ी देर के बाद वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस बर्फ वाले सिस्टम का टेम्परेचर कम है, आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, हीट फ्लो होती है सराउंडिंग टू द पीस ऑफ आइस।
और वो उसे क्या करना शुरू कर देती है, मेल्ट करना शुरू कर देती है। आपके इस लिक्विड सिस्टम का इवेपोरेशन के नतीजे में क्या हुआ है, टेम्परेचर फॉल हुआ है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, जबकि इस लिक्विड वाले सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो सराउंडिंग से हीट फ्लो करती है आपके इस सिस्टम में, फ्लो करती है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो जाता है इस वजह से। अच्छा, वो सराउंडिंग अगर आपका ये स्किन है तो आप कूलिंग फील करते हैं। आप देखते हैं, आप हाथ गीले करके पंखे के नीचे आते हैं तो आपको ठंडक फील होती है। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट होते हैं, तो लिविंग बिहाइंड द लो एनर्जी मॉलिक्यूल, वो जो ऊपर वाटर रहता है वो क्या हो जाता है, लो एनर्जी। वो लो एनर्जी जो है वो एनर्जी को क्या करने के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करता है आपके स्किन से। जब वो वहां से एनर्जी अब्सॉर्ब करके टेम्परेचर को सराउंडिंग के इक्वल करता है, तो आप जो है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो आप कूलिंग फील करते हैं। समझ आ रही है? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अ नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो कंट्रोल करते हैं प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन को। इवेपोरेशन एक तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये लिक्विड मॉलिक्यूल को सरफेस पे जाना पड़ता है, किसको क्या करने के लिए, इवेपोरेट होने के लिए, लिक्विड सरफेस को लीव करने के लिए। तो इसका मतलब है कि सबसे पहली चीज जो है जो कंट्रोल करती है वो सरफेस ऑफ लिक्विड है। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे जिसमें आपने रखा हुआ कंटेनर में लिक्विड को, तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है। अगर आप सरफेस एरिया डिक्रीज कर देंगे तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगी। पहला फैक्टर जिसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? तो सबसे पहले सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा दें, ठीक है, तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है, क्योंकि मोर मॉलिक्यूल्स हैव द जो है वो सरफेस टू लीव द लिक्विड सरफेस। ज्यादा मॉलिक्यूल को जब ऊपर से एरिया मिलता है ब्रेक होने का, तो वो ज्यादा जो है वो इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है। इसी तरह अगर आप सरफेस एरिया कम कर देंगे, तो जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं उन्होंने जिस सरफेस के ऊपर जाके लिक्विड को छोड़ना है, वो सरफेस अगर कम अवेलेबल होगी तो रेट भी जो है वो उसका कम हो जाएगा। पहला जो पॉइंट है जिसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करती है वो है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन। सेकेंड फैक्टर जिसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है इवेपोरेशन, वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इवेपोरेशन। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इवेपोरेशन इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? By increasing the temperature, you are indirectly increasing the energy or kinetic energy of the molecule. As more number of जो है वो molecules are there having more kinetic energy, more number of molecules will be able to leave the surface, thereby increasing the rate of evaporation. ज्यादा मॉलिक्यूल लीव करेंगे तो रेट बढ़ जाएगा। तो ज्यादा लीव कब करेंगे? जब ज्यादा के पास एनर्जी ज्यादा होगी लीव करने के लिए, और ज्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी? जब आप टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो है इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, इसके बेटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्ट्रेंथ अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की आप बढ़ाते जाएं, आपको पता है नॉर्थ पोलर से पोलर की तरफ जाए स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल के पास जो है वो एनर्जी उसको ज्यादा चाहिए होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होना शुरू होता है। तो विद द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। समझ आ गई? इवेपोरेशन जस्ट क्या है? is a spontaneous process as a result of which a liquid changes into the vapor state. ठीक है, it is a continuous process occurs at all temperature and causes cooling. Cooling कैसे cause करता है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लीव करते हैं तो लीविंग बिहाइंड द लो एनर्जी मॉलिक्यूल, तो सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर होती है आपके सिस्टम में हीट को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो वो हीट बैलेंस जब करते हैं तो जहां से सराउंडिंग से चुके हीट ले रहे होते हैं तो वहां का टेम्परेचर फॉल हो जाता है। नेक्स्ट जो है इसके साथ ही
अगला टॉपिक है, इसी से रिलेटेड बेटे नेक्स्ट टॉपिक है जिसे आप वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेपर प्रेशर, आप पहले जो है वो लिक्विड को समझेंगे, वही मॉलिक्यूलर मोशन है, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है, कुछ की कम है। दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है और उनके पास टेंडेंसी भी है कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल सरफेस पे चला जाता है तो वो लीव कर सकता है उसकी सरफेस को। अभी हमने पढ़ा इवेपोरेशन। अच्छा, यही वाला अगर लिक्विड आप एक कंटेनर में ले लें और वो कंटेनर अगर ऊपर से ओपन हो, वेसल अगर ऊपर से ओपन हो, तो वो लिक्विड मॉलिक्यूल से जो मॉलिक्यूल यहाँ से लीव करेगा वो वहां वापस एयर में चला जाएगा लिक्विड की सरफेस को छोड़ के। जैसे ही वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड सरफेस को छोड़कर वो किस में चला जाएगा, एयर में। लेकिन अगर आप इसी कंटेनर को क्लोज कर दें, इस वेसल को अगर क्लोज कर दें, तो इवेपोरेशन के नतीजे में जो वेपर्स बन रहे हैं लिक्विड के, वो यहाँ पे अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और वो मूव भी कर रहे हैं, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी है कि उसके मॉलिक्यूल रैंडम मूवली करता है, जो है वो रैंडम मोशन में होते हैं। अब चूंकि वाटर के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो चुके हैं, दे आर इन अ गैस फेज, तो गैस के मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब मूव करते करते वो इस दीवार से भी टकरा रहे हैं, इस दीवार से भी टकरा रहे हैं, इससे भी टकरा रहे हैं और वापस लिक्विड की सरफेस से भी टकरा रहे हैं। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जब वो लिक्विड की सरफेस से टकराता है वही मॉलिक्यूल, तो दोबारा वो सरफेस उसको रिकैप्चर कर लेती है। ये प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड वेपर दोबारा कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। वेपर प्रेशर, उसके अंदर वही लिक्विड के वेपर्स कन्वर्ट हो रहे हैं गैस फेज में, और गैस फेज के यही वाले जो वेपर्स हैं जब वो कोलिजन कर रहे हैं वॉल्स के साथ भी एंड विद द सरफेस ऑफ लिक्विड, एज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन विद द सरफेस ऑफ लिक्विड there is a possibility that liquid surface recapture the gas molecules। ठीक है, जब वो रिकैप्चर कर लेती है तो इसका मतलब वो दोबारा लिक्विड फेज का हिस्सा बन गया है। तो एक्चुअल में क्या होगा, एज अ प्रोसेस इसमें लिक्विड वेपर्स कन्वर्ट हो गए हैं लिक्विड फेज के अंदर, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। शुरू में जब आप लिक्विड को किसी क्लोज कंटेनर में रखेंगे, शुरू में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है और रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूंकि ऊपर जो खाली जगह है लिक्विड के ऊपर, वहां पे वेपर्स की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कोलिजन्स भी बढ़ती हैं, इसकी वजह से रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ रहा होता है। एक टाइम आ जाता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। द स्टेट व्हेन रेट ऑफ evaporation becomes equal to rate of condensation, the state is termed as dynamic equilibrium। हम उसे क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। At this state, इसी लिक्विड के वो वेपर्स तो इसकी सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by the vapors of the liquids when it is in equilibrium with its own liquid is called vapor pressure of a liquid। कैसे डिफाइन करते हैं? the pressure exerted by vapors of a liquid in equilibrium with liquid is called, उसे हम जो है वो वेपर प्रेशर कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस है इवेपोरेशन में और वेपर प्रेशर में। उसके फैक्टर्स जिसके ऊपर वो डिपेंडेंस है, कुछ कॉमन है, कुछ डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर अगर आप अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ा दें या वॉल्यूम कंटेनर का बढ़ा दें,
तो इट इज पॉसिबल कि इवेपोरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए, लेकिन वेपर प्रेशर वही सेम रहता है। Vapor pressure does not increase with the increase in amount of liquid. It means it does not depend upon the amount of liquid or the volume of container in which liquid is placed. जिस कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है उसके वॉल्यूम के ऊपर या अमाउंट ऑफ लिक्विड, आप 2 ग्लास वाटर डालें या पूरा टब भर के रख दें, वेपर प्रेशर सेम होगा। समझ आ रही है? सेकंड इज इट इज नॉट अ सरफेस फिनोमेना। आप सरफेस इंक्रीज कर दे तो वेपर प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेपर प्रेशर सेम ही रहेगा। वेपर प्रेशर एक ग्लास की वो जो सरफेस एरिया वहां से जो वेपर उठ रहे हैं और जो एक बड़ा पाउंड है वहां से जो वेपर उठ रहे हैं वो सेम है, एक सेम लिक्विड के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर। समझ आ रही बात की? यहाँ इसमें एक और चीज ऐड कर लेनी है, इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। यहां से एक चीज जो समझ में आती है वो ये है कि जो वेपर प्रेशर है ये जिस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उनको देख लें। फैक्टर्स, सबसे पहली चीज जिसके ऊपर वेपर प्रेशर इफेक्ट होता है वो टेम्परेचर है। आपको पता है इवेपोरेशन भी इफेक्ट होती है। टेम्परेचर जो है अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैविंग sufficient kinetic energy when it increases in number, the rate of evaporation increases, as a result of which vapor pressure increases। अच्छा, evaporation होती है तो वेपर्स बनते हैं, उन्हीं वेपर्स ने प्रेशर लगाना होता है, तो evaporation results in the formation of vapor। अगर evaporation increase होती है with the increase in temperature, it means vapor pressure is also increasing। Second फैक्टर जिसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। If the liquid is non-polar in nature, it has a weak intermolecular forces, the vapor pressure will be more, वो ज्यादा वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि उसमें इवेपोरेशन का रेट फास्टर है। If the liquid is polar in nature, तो strong intermolecular forces are present, less molecules are converting into the gas phase, so the vapor pressure of the liquid is less। इसका मतलब है कि नेचर ऑफ लिक्विड जो है वो डिपेंड करती है। वाटर का वेपर प्रेशर कम होता है, पेट्रोल का ज्यादा होता है। क्यों? पेट्रोल नॉन पोलर इन नेचर है, वाटर आपका पोलर इन नेचर है, इसमें फोर्सेस स्ट्रांग है, उसमें वीक है। तो तीसरा जो पॉइंट है उसमें क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो वेपर प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है, वो कम हो जाएगा, और अगर आप उसको डिक्रीज कर देंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ को तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गई?